हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDC 132 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं आपके सामने। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। और आप सभी से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है। और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100 में 110% है। मैं लिख के दे रहा हूँ, यह प्रश्न एग्ज़ाम में रहेगा ही रहेगा। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है और जिस प्रश्न के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि इस तरह के प्रश्न को हमेशा आपको हेडिंग के अंतर्गत ही लिखना है। अगर आप पैराग्राफ के अंतर्गत लिख के आते हैं, एज ए पैराग्राफ लिखते हैं, तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस है। और मैं हमेशा आप सभी को बताता हूं कि इस तरह के प्रश्नों को आप हेडिंग के अंतर्गत ही पॉइंट वाइज करके ही लिखें, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट देना है और लिखना है हेडिंग के तौर पे रीति ग्रंथों का निर्माण। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि रीति ग्रंथों का निर्माण इस काल की सबसे प्रमुख प्रवृत्तियां हैं या विशेषता है। रीति ग्रंथ का मतलब उस लक्षण ग्रंथ से है जिसमें काव्यांगों का लक्षण निरूपण करके उनको उदाहरण के रूप में स्वनिर्मित पद दिए जाते थे। इस लक्षण ग्रंथों में नए सिद्धांत और नए मत सामने नहीं आते थे, बल्कि पुराने मतों को ही बार बार दोहराया जाता था। बस इतना आपको लिख देना है। दूसरा नंबर पॉइंट है श्रृंगार वर्णन। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि रीतिकालीन काव्य की दूसरी विशेषता यह है कि इस काल के साहित्य में श्रृंगार की प्रधानता काफ़ी ज़्यादा थी। रीतिकालीन काव्य में भगवान श्री कृष्ण और राधा के श्रृंगार का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। इस काल के काव्य में लौकिक प्रेम दिखाई देता है। फिर से कह दूं, श्रृंगार वर्णन जो था रीतिकालीन काव्य की दूसरी विशेषता है, क्योंकि इस काल के साहित्य में और काव्यों में श्रृंगार की प्रधानता काफ़ी ज़्यादा थी। रीतिकालीन काव्य में भगवान श्री कृष्ण और राधा के श्रृंगार का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। और इस काल में यानी कि रीतिकालीन काव्यों में लौकिक प्रेम जो है काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। इसके बाद आता है वीर काव्य की रचना। भले ही इसके हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि भले ही रीतिकाल में सामान्य रूप से काव्यों में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, लेकिन कहीं कहीं श्रृंगार रस के साथ साथ वीर रस की भी धारा धीरे धीरे रचनाओं में बढ़ती जा रही थी। कहने का मतलब यह है कि रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता तो थी, लेकिन कहीं कहीं समय के अनुसार जो है उन काव्यों में वीर रस की भी प्रधानता बढ़ती जा रही थी। और बहुत सारे कवि और जो रचनाकार थे अपने रचनाओं में वीर रस का प्रयोग करने लगे। अर्थात इस काल के कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों में वीरता की भावना को जगाने का प्रयास किया है। इस पॉइंट को भी आपको लिखना है। फोर्थ नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे काव्यों में अलंकार का प्रयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत हमको लिखना है कि रीतिकालीन काव्य के कवि अलंकार के प्रेमी थे, इसलिए इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में अलंकार का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया है। और अलंकार का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि रचना को प्रभावशाली बनाया जा सके। अगर ना मालूम हो तो आई थिंक आज आपको मालूम चल गया होगा। इसके बाद है फिफ्थ नंबर पॉइंट, काव्य में अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि रीतिकालीन काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने अपने समय में जितनी भी रचनाएं की, जितने भी काव्यों की रचना की, जितने भी ग्रंथों की रचना की, उन सभी रचनाओं में अवधी और ब्रज भाषा का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ था। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। इसके बाद है 6 नंबर पॉइंट, जो कि है फारसी शब्दों का प्रयोग। इसके हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है सिर्फ
कि रतिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में कहीं कहीं फारसी शब्द का भी प्रयोग किया है। और क्योंकि इस काल के कवियों में मुस्लिम कवि भी थे जो ज़्यादातर अपनी रचनाओं में कहीं कहीं हिंदी के साथ साथ फारसी उर्दू शब्दों का भी प्रयोग जो है वे किया करते थे। तो फारसी शब्दों का प्रयोग भी रीतिकालीन साहित्य का सबसे प्रमुख विशेषता के रूप में माना जाता है। इसके बाद है 7th नंबर पॉइंट, जो कि है छंद का प्रयोग। इसके हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि रीतिकालीन काव्य के साहित्य की ये भी एक प्रमुख विशेषता है कि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में छंद का प्रयोग किया है, जिससे कि रचना को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। एक चीज़ बता दूं, बहुत से पहले के समय में क्या होता था, जब कोई कवि या रचनाकार अपने काव्यों की रचना करता था तो उसमें छंद का प्रयोग करता था। और कोई भी रचनाकार छंद का प्रयोग इसलिए करता है क्योंकि रचना को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके, जिससे कि पाठक का मन उस रचना की तरफ हमेशा निरंतर जो है बना रहे। 8 नंबर पॉइंट है मुक्तक काव्य की रचना। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि मुक्तक काव्य की रचना जो है रीतिकालीन साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता है क्योंकि इस काल में जितने भी कवि थे उन सभी कवियों ने अपने रचनाओं में, अपने ग्रंथों में, अपने काव्यों में मुक्तक काव्य की रचना, अपने मुक्तक काव्य का प्रयोग किया है। ओके, इसके बाद आता है 9th नंबर पॉइंट, जो कि है प्रकृति चित्रण। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि रीतिकालीन साहित्य या काव्य को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो यह मालूम चलता है कि ऐसे बहुत से काव्य और रचनाओं में प्रकृति का चित्रण दिखाई देता है। कहने का मतलब यह है कि रीतिकालीन काव्य को या रीतिकालीन साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि इस काल के कवियों ने, इस काल के रचनाकारों ने अपने रचनाओं में प्रकृति का चित्रण को बहुत ही सुंदर ढंग से जो है प्रयोग किया है। और इससे यह पता चलता है कि इस काल के कवियों का जो मन था प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा लोभित होता था। वे प्रकृति को बहुत ही सुंदर ढंग से सजीव के रूप में जो है चित्रण करके काव्यों में प्रमुख स्थान देते थे। और इस काल के कवि जो थे प्रकृति प्रेमी भी थे, जिसके कारण वे अपने रचनाओं में प्रकृति का चित्रण जो है बहुत ही सुंदर ढंग से किया करते थे। इसके बाद है 10th नंबर पॉइंट, जो कि है लक्षण ग्रंथ का निर्माण। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि लक्षण ग्रंथ का निर्माण जो है रीतिकालीन काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। और इस काल के जितने भी कवि थे उन सभी कवियों ने अपने रचनाओं में लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है, यानी कि उन्होंने जितने भी अपनी रचनाएँ की, जितने भी ग्रंथों का निर्माण की, उन सभी ग्रंथों में लक्षण ग्रंथ काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। तो ये सब जो है प्रमुख विशेषताएं थी जो कि रीतिकालीन काव्य की थी। और एक चीज़ वीडियो के माध्यम से बता दूं कि जो भी बच्चे चाहते हैं कि इसका PDF आप सभी को मिल सके तो आप जल्दी से जल्दी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं और अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखे हैं जिसमें जहां बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। अगर उन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आई थिंक आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे सब्जेक्ट में, क्योंकि उन सभी वीडियो में वही क्वेश्चन बताए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिन प्रश्नों के एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं उन सभी प्रश्नों को उस वीडियो में बताया हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।